नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रियल एस्टेट में कम पूंजी लगाकर बड़ा मुनाफा कमाना है तो रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप निवेश कर सकते हैं। आज जानेंगे क्या है रीट में निवेश का तरीका, कैसे लगता है इसमें टैक्स और एक मुश्त पैसा कहां लगाना है बेहतर, प्रॉपर्टी में या फिर म्यूचुअल फंड में। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट है, परिचय करा दे। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। हेमंत जी और मोहित, आप दोनों का स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। रियल एस्टेट अगर हम ट्रेडिशनली देखें, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है भारतीयों के लिए, पर अगर हाल फिलहाल के इसके प्रदर्शन की बात करें, मोहित मैं आपसे अगर शुरुआत करूं, तो पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट की भूमिका अगर हम बोलते हैं या फिर रियल एस्टेट का बाजार हम अगर देखते हैं पिछले कुछ समय में और आगे जो प्रोजेक्शन जताई गई है, वो क्या कहते हैं? जी स्वाति, शुक्रिया शो में शामिल करने के लिए। देखिए, भारतीयों के लिए जो तीन सबसे बड़े एसेट क्लासेस रहे हैं हमेशा, जो हमने आज तक बचपन से देखे आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, वो है एक फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट और तीसरा गोल्ड। तो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हर किसी ने एक सपना बनाया होता है कि कभी ना कभी उन्हें इस प्रॉपर्टी अपनी खुद की ओन करनी है। पर जहां तक निवेश की बात आती है स्वाति, ये अभी भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर निवेश का जरिया है, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है, ऐसी एक धारणा है कि जब वो एक फिजिकल एसेट को ओन करते हैं तो वो फिजिकल एसेट उन्हें एक तरह से एक निश्चिंतता देता है, एक एक उन्हें एक अच्छा लगता है कि हमारे पास में कुछ फिजिकल एसेट है। तो ये जो एक अवधारणा है कि रियल एस्टेट अगर पोर्टफोलियो में है तो उसके भाव कभी कम नहीं होते हैं और आपको बहुत साल आप उसे रखेंगे तो भाव बढ़ के ही मिलते हैं, वो थोड़ी गलत अवधारणा सी भी बनी हुई है। और प्रॉपर्टी के केसेस में अक्सर देखा भी गया है कि लोग बहुत ज्यादा नुकसान भी करवाते हैं, बट फिर भी भारतीयों को एक अलग तरह का लगाव है रियल एस्टेट निवेश से। जहां तक कि रियल एस्टेट मार्केट का सवाल है, एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। जितने प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसके हिसाब से करीब 2030 के आसपास ये 1 ट्रिलियन के ऊपर का मार्केट साइज हो जाएगा रियल एस्टेट का भारत में। तो इसमें निवेश के काफी अच्छे क्या बोलते हैं अवसर आपके पास मौजूद है अगर सही तरह से किया जाए। पर मुझे अक्सर लगता है कि इसे एक पूरी तरह से आप जब फिजिकल रियल एस्टेट में निवेश करने जाते हैं तो वहां पर नुकसान के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं अगर आपने अच्छी तरह से रिसर्च और अच्छी तरह से आपकी पकड़ ना हो इस सब्जेक्ट पे। तो वहां चलते मुझे लगता है कि आपको दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से रियल एस्टेट को देखने की जरूरत है एक निवेश के हिसाब से। बिल्कुल, और निवेश के हिसाब से अगर दूसरे नजरिए से देखने की बात करते हैं तो हेमंत जी, यूजुअली प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो बड़ी एक पूंजी की जरूरत होती है, सोच समझकर लोन लेकर ही हम एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पर अगर कम पूंजी में भी रियल एस्टेट में निवेश करना है तो रीट ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप रियल एस्टेट में थ्रू म्यूचुअल फंड एक्सपोजर ले सकते हैं। पहले रीट की बारीकियां आपसे समझना चाहते हैं, कैसे ये रियल एस्टेट में निवेश का कम पूंजी में एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है? जी स्वाति, आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो रियल एस्टेट अगर आपको डायरेक्टली खरीदना है तो आपको काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर आपको बहुत सारे इश्यूज हैं। वो पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत टीडीएस है। सिलेक्शन, रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंट कॉस्ट, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन का रिस्क, तो बहुत सारे रिस्क हैं। तो अगर हम बात करें प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और जहां पे मुझे लगता है रीट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इतना बड़ी रकम तो हर इन्वेस्टर के पास होती नहीं है, और उसी कारण से अब चाहते हुए भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अब रियल एस्टेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर पाते। अब रीट्स बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जो इन्वेस्टर्स को बहुत छोटी रकम से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका देती है, 10 से 15 हजार से। और जो काफी सारे इश्यूज हैं आपको फिजिकल रियल एस्टेट खरीदने में, वो काफी हद तक बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको वरी नहीं करना किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत ही सिंपल सा जरिया है छोटी रकम से आपको रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो काफी कुछ म्यूचुअल फंड से मिलता जुलता है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड जो है वो फंड लॉन्च करते हैं, फिर एक फंड मैनेजर है, वो जो उनका मैंडेट है उसके हिसाब से इक्विटी, डेट, गोल्ड उसमें इन्वेस्ट करता है। उसी तरीके से रीट्स में भी एक डेजिग्नेटेड फंड मैनेजर है जो प्रोफेशनली इस पैसे को मैनेज करते हैं, और अंडरलाइन जो है ऑफकोर्स वो रियल एस्टेट है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम रीट्स की बात करते हैं तो रीट्स को हिंदुस्तान में सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनमें इन्वेस्ट करने की परमिशन है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं कर सकते।
तो बहुत ही सिंपल तरीका इन्वेस्ट करने का, और उसमें सेबी के कुछ रेगुलेशंस हैं, काफी क्लियर मैंडेट्स हैं कि रीट्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरह का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आई थिंक काफी क्लैरिटी है, एक काफी सिंपल तरीका। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे देश में जैसे मोहित ने भी कहा कि गोल्ड एक हमारी बहुत ही फेवरेट एसेट क्लास है। एक समय ऐसा था जब सब सारे लोग जो है वो गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते थे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स आए, ईटीएफ्स आए, और वो एक्सेप्ट हुआ। तो मुझे लगता है ऐसे ही यहाँ पे भी गोल्ड, रियल एस्टेट इंपॉर्टेंट एसेट क्लास तो है, बट आई थिंक आगे जाके हम देखेंगे कि रीट्स का रोल जो है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में काफी बढ़ेगा। तो एक अच्छा एक इसका प्रोस्पेक्टस है, संभावनाएं काफी है इस स्पेस में आगे बढ़ने की, और इसमें निवेशकों का, जैसा हेमंत जी कह रहे हैं, कि रुचि आगे आने वाले टाइम में बढ़ती हुई ही देखेंगे। थोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है मोहित, रीट के कैसे इसमें टैक्स लगता है, ये जरा बताइए। जी स्वाति, देखिए जैसा कि हेमंत जी ने भी बताया, रीट में और एक दो चीजें ये होती है कि इनका सेबी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि 80% जो हिस्सा है वो रीट का, वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में ही जाता है जहां से कि रेंटल इनकम आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है रीट की, और 20% पैसा वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हैं। रीट की जो आय होती है, वो आय क्या होती है? वो आय होती है रेंटल इनकम, जो रेंटल यील्ड उन्हें आती है रेगुलरली, उसका उन्हें 90% हमेशा वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये भी सेबी द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप एक निवेशक है और आप कोई बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली एक आम निवेशक नहीं ले सकता है, एक रिटेल निवेशक नहीं ले सकता है, बट आप उसमें हिस्सा करना चाहते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि माइंड स्पेस का अगर मुंबई में बीकेसी में एक ऑफिस है जहां पर एनएससी एनएससी उनका टेनेंट है, तो वहां से जो लीज आ रही है, अगर आप उनके यूनिट्स खरीद लेंगे एक्सचेंज से, तो आप एक तरह से एनएससी के लैंडलॉर्ड हो गए, एक पार्शियल तरीके से आप उसके ओनर हो गए। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज में पार्टेक करने का ये जो सहूलियत है, ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। अब जो रीट में आप निवेश करते हैं, जो यूनिट होल्डर, उन्हें 3 तरह की इनकम आ सकती है। उन्हें आ सकती है इंटरेस्ट इनकम, उन्हें आ सकती है डिविडेंड इनकम, और उन्हें आ सकता है कैपिटल गेन, कि अगर कल को रीट के पोर्टफोलियो में किसी अंडरलाइंग प्रॉपर्टी को बेचा जाए तो उससे भी उन्हें गेन या लॉस हो सकता है। तो जो इंटरेस्ट इनकम है, रीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा पास थ्रू टैक्सेशन का होता है स्वाति। तो इसमें सारा टैक्स निवेशकों के हाथ में होता है, फंड के तौर पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो जब इंटरेस्ट के तौर पर इनकम आएगी किसी निवेशक को, तो उस पे उन्हें पूरा टैक्स देना होगा। जब डिविडेंड के हिसाब से इनकम आती है तो वो टैक्स फ्री होती है। और जब कैपिटल गेन के हिसाब से आता है, तो इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के आधार पर, अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% टैक्स देना होगा, और लॉन्ग टर्म है तो 10% टैक्स देना होगा। टैक्सेशन में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं। जहां तक डिविडेंड इनकम को टैक्स फ्री होने का सवाल है, वहां पर भी कुछ कुछ क्लॉजेज हैं जब वो टैक्सेबल हो सकती है, बट वो बहुत ही माइनर क्लॉजेज है। और मुझे लगता है जितने भी रीट अभी लिस्टेड है, सबसे अमूमन तौर पर आपको टैक्स फ्री डिविडेंड इनकम ही मिल रहा है। तो टैक्स स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप निवेश करेंगे तो आपको रीट की जो फाइनल फाइलिंग आएगी हर साल, आपको पता लग जाएगा कि कितनी इनकम आपको रेंटल से आई है, कितनी डिविडेंड से आई है, और कितनी कैपिटल गेन से आई है। तो उस हिसाब से आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। हेमंत जी, किसी एक निवेशक को कैसे मालूम चले, या कैसे हम अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करें जिसमें हम रीट को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें? मतलब रियल एस्टेट पे पैसे ना लगाकर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसे लगाइए, तो शायद पोर्टफोलियो में ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाए। तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं हमेशा एसेट एलोकेशन उससे जुड़ा हुआ है। तो पहले तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पोर्टफोलियो में रीट्स या रियल एस्टेट होना ही चाहिए। वो आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है, आपके किस तरह के गोल्स हैं। अगर आप मान लीजिए आपके गोल्स हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का, बच्चों की एजुकेशन का, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि उन गोल्स में रीट्स या रियल एस्टेट की कोई भूमिका रहेगी। अमूमन मैं ये कहूंगा कि जब आप रीट्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो आपके पोर्टफोलियो में उसको कुछ हद तक थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि रीट्स में बेसिकली क्या होगा, आपकी ज्यादातर जो रिटर्न आएगी वो जो रेगुलर इनकम के थ्रू आएगी, और जैसे हमने बात की कि वहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रीट्स जो है वो एक वेल्थ क्रिएशन का एक एक, एक मीडियम मैं कहूंगा।
पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट्स का प्रोविजन होना चाहिए, या आपके पास वो स्कोप है कि वो होना चाहिए कि नहीं। क्या आपको इक्विटी, डेट या गोल्ड से अगर आपका पोर्टफोलियो बनता है, क्योंकि गोल्ड भी हमने देखा है जनरली बहुत ही कम प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो में रहता है। तो सबसे पहला डिसीजन वो लेना है कि आपको वाकई में रियल एस्टेट इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं। अगर जरूरत है तो जाहिर सी बात है कि रीट्स जो है वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि ये वो इक्विटी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। कि डेट का जो पोर्टफोलियो उसका कुछ हिस्सा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कितना इन्वेस्ट करना होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो पर्सनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस गोल, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। तो अगर डेट का कुछ हिस्सा यहाँ पे डालें, जैसे स्पेशली कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन या रेगुलर इनकम के लिए, तो डेफिनेटली रीट्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके। मुझे मोहित एक बात समझाइए कि निवेश का तरीका क्या है। जस्ट लाइक जैसे म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं, वैसे ही रीट में निवेश कर सकते हैं, और क्या भारतीय के साथ साथ इंटरनेशनल रीट में निवेश करना भी पॉसिबल है? जी स्वाति, देखिए निवेश करना बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, कंपल्सरीली है सेबी की तरफ से कि सारे रीट एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए। तो जिस तरह आप किसी भी शेयर की खरीद बेच करते हैं, वैसे ही आप एक्सचेंज पर, भारत में अभी 4 ही रीट लिस्टेड हैं। एक एम्बेसी का रीट है, एक माइंडस्पेस का रीट है, एक ब्रूकफील्ड का, और एक जो अभी फिलहाल नेक्सस सेलेक्ट का आया। ये 4 ही रीट अभी अवेलेबल है। तो आप एक्सचेंज पर जाकर जैसे भी जो आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं, उसी तरह आप इन रीट के यूनिट्स को खरीद बेच सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। आपको जब इन्हें बेचना है तो आप वापस भी बेच सकते हैं, और आप जितने यूनिट अपने डीमैट में होल्ड करेंगे, उसके प्रपोर्शन में जो रीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, वो आपको बराबर आता रहेगा। उसी प्रपोर्शन में आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाएंगे एक तरह से, अगर देखा जाए तो। और आपको आपकी रेंटल इनकम या जो आपको रेगुलर आय है उससे आती रहेगी। और इंटरनेशनल रीट की जहां तक बात है स्वाति, ये करने के लिए आपको एलआरएस का माध्यम चूज करना पड़ेगा, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का। तो उसके तहत आप $2.5 लाख हर साल बाहर भेज सकते हैं, और उसके अंडर में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूएस मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है लिस्टेड रीट्स का। कुछ करीब $1.5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है यूएस में लिस्टेड रीट्स का। तो वहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं। भारत के थ्रू अगर आपको एक इंटरनेशनल रीट में निवेश करना है, तो एक ही फंड है अभी म्यूचुअल फंड में, कोटक का रीट एफओएफ है, फंड ऑफ फंड, जो कि एशियन मार्केट की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करता है। ये फंड ऑफ फंड है, तो ये एक इंटरनेशनल फंड है, तो उसके जरिए आप कर सकते हैं। बट इसमें रेंटल यील्ड कुछ इतनी खास नहीं है, और फंड का परफॉर्मेंस भी कुछ इतना खास नहीं रहा है। पर अदरवाइज कोई और दूसरा तरीका नहीं है आपको इंटरनेशनल रीट में निवेश करने का। और भारत में अगर आपको निवेश करना है तो एक्सचेंज पर आपको शेयर मार्केट के जैसे ही इन्हें खरीद बेच करना हो। तो आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। रीट का हमने जिक्र किया, उस पर चर्चा की, उसकी बारीकियां समझी। हेमंत जी, एक मुश्त पैसा हाथ में आता है तो कोई सोचता है कि क्यों ना प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया जाए, एक घर अपने नाम होना चाहिए। लेकिन सही स्ट्रैटेजी, सही तरीका होना क्या चाहिए? अगर हाथ में बल्क में बहुत सारा पैसा है तो क्या उसको म्यूचुअल फंड में निवेश करके उससे कमाई करें, या फिर प्रॉपर्टी में लगाना सही है? देखिए स्वाति, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब जो है काफी हद तक हर निवेशक की पर्सनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम घर की बात करें तो हम बेसिकली घर में निवेश की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, फैमिली की सिक्योरिटी की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि आप एक, अगर आपने खुद के रहने के लिए, सेल्फ यूज के लिए, तो घर वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी होता है। बट अगर हम प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमें समझना होगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। आपके पास लमसम है, आप रियल एस्टेट ले सकते हैं। हमने पहले भी बात की कि अगर मान लीजिए आपके पास उतनी रकम है भी कि आप रियल एस्टेट डायरेक्टली खरीद सके, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो इलिक्विडिटी का है। तो आपको ये समझना होगा कि जो आप पैसा लगा रहे हैं, अगर बीच में कभी आपको लिक्विडिटी लगी, तो आप उसका एक हिस्सा नहीं बेच सकते, आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी है। तो पूरे एस्पेक्ट्स को देखिए कि आपके जो बाकी गोल्स हैं, उनके लिए क्या आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पैसा आप रियल एस्टेट में लगा के उन गोल्स के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हो। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा इशू ये है कि आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, आप उसको रेंट पे दे सकते हो, पर जो रेंटल यील्ड्स है वो काफी लो है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनसे बेहतर रिटर्न तो आपको एक डेट फंड में मिल जाए।
लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे घर लेते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि हम एक सस्ता घर ढूँढते हैं, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो फिर हमें ना तो कोई कैपिटल गेन मिलता है वहाँ पे और बेचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना। अगर वो लमसम है, तो उस लमसम का और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? कहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में गैप है? क्या ये रियल एस्टेट लेना सही डिसीजन होगा कि नहीं? तो जैसा मैंने कहा, वो काफ़ी हद तक हर निवेशक की पर्सनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल पर्सनल सिचुएशन पे काफी हद तक डिपेंड करता है कि उन्हें क्या अपने लिए डिसीजन लेना है। मोहित, यही समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी से भी आप कैसे अपने पैसे वसूल सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी तो खरीद ली, लेकिन वो पैसे देना कब शुरू करेगी। और उसका एक जो तरीका है वो ये भी है कि आप अपना घर रेंट पे लगा देते हैं और रेंटल आय से आप उससे बेसिकली रेंट से आप कमाई करते हैं। तो जिसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें वो खुद नहीं रहते हैं, उन्होंने खरीदी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो रेंटल इनकम कमाना एक अच्छा जरिया हो सकता है। जी स्वाति, ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि अगर आपके पास में आय के अलग सूत्र है, राइट। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको रियल सेंस में वेल्दी बनना है तो आपके पास में ऐसा एक सूत्र होना चाहिए आय का, जो कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं, आप सो भी रहे हैं, तो आपके लिए एक पैसिव इनकम बराबर से आता रहना चाहिए। तो एक रियल एस्टेट ओन करना हमेशा से भारतीयों के लिए इसलिए अच्छा रहा है क्योंकि वहां से उन्हें एक रेगुलर रेंटल इनकम मिलती है। पर जैसा कि हेमंत जी ने बताया स्वाति, रेंटल यील्ड जो है भारत में इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। इनफैक्ट डेट फंड्स भी आपको उनसे ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी से रेंटल यील्ड ही कमानी है तो ये जो नया तरीका है रीट का, इसके बारे में आपको गहराई से सोचना चाहिए। आप एक अच्छे रीट के यूनिट होल्डर बन सकते हैं और एक रेगुलर रेंटल इनकम, और अभी फिलहाल जो रीट की यील्ड चल रही है भारत में वो करीब 6 से 7% या फिर 5.5 से 7.5 का आप एक बड़ा रेंज मान लेंगे, तो उसके बीच में आपको एक रेगुलर आय महीने के महीने कंफर्म तरीके से मिलती रहेगी। रियल एस्टेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जब ओन करने जाते हैं स्वाति, तो उसका मेंटेनेंस, उसकी देखभाल, उसके ऊपर टेनेंट्स को लाना लेना रखना, रजिस्ट्रेशन के खर्चे, दूसरे लीगल लॉयर के खर्चे, और बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं। उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी काफी भारी होता है। तो अगर आप इसे एक डिजिटल फॉर्म में या फिर आप एक पेपर फॉर्म में अगर ओन कर पाए और बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ओन कर पाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप एज एन इंडिविजुअल अगर लेने भी जाएंगे तो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही ले पाएंगे, एक छोटा सा, वो भी लिवरेज के द्वारा, लोन के द्वारा। बहुत कम लोग होते हैं जो एक मुश्त रकम से खरीद पाते हैं रियल एस्टेट को। तो आपको जब ऐसी सुविधा मिल जाए कि आप छोटे टिकट साइज में बिना लोन लिए एक बड़ी कॉमर्शियल रियल एस्टेट का हिस्सा बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तरीका सभी को अच्छे से देखना चाहिए और सोचना चाहिए। हम्म, पर हेमंत जी, ये एक माइंड ब्लॉक भी जो होता है जो भारतीयों में है कि फिजिकल घर जो है वो घर माना जाता है, जहां पर वो एक पेपर में चीजें आ जाती है तो एक मन में बात बात बैठती नहीं। जैसे हम गोल्ड के साथ यूजुअली देखा करते थे कि जब तक फिजिकल गोल्ड लिया नहीं तब तक वो फील नहीं है कि आपके हाथ में वो सुरक्षा नहीं लगती आपको कि मेरे पास सोना है जिसको मैं कभी भी मुश्किल के समय में इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे ही पेपर फॉर्म में गया आपको लगता है कि ये तो कागज है खाली। तो रीट की जो पॉपुलैरिटी है आने वाले टाइम में एज अपोज टू रियल एस्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी, वो गोइंग फॉरवर्ड, मैं आगे आने वाले सालों की बात कर रही हूं, आपको कितना पॉपुलर होती हुई नजर आ रही है? जी स्वाति, आपने जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए गोल्ड में हमने ये बदलाव देखा है कि पहले सबको लगता था कि फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, फिर वो समझ में आया कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, और ये लगा कि अगर हम 1 ग्राम भी या 2 ग्राम भी खरीदना चाहें तो हम वो पेपर फॉर्म में खरीद लें। तो मुझे लगता है वैसे ही देखिए कि ट्रेड ऑफ होगा, राइट। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास एक घर रहने के लिए हो और एक दूसरा प्रॉपर्टी बन जाए, लेकिन वो हर एक के लिए पॉसिबल है नहीं। हमने पहले भी बात की कि बड़ी रकम की जरूरत है। तो या तो आप उसके बारे में सोचते रहिए, या फिर आपके पास एक ऐसा जरिया आपको मिला है कि आप छोटी सी रकम, जैसे मैंने कहा, आप 10 से 15 हजार से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। ऑफ कोर्स वो कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा, बट वो एक पॉसिबिलिटी है आपके लिए। तो एक ट्रेड ऑफ होगा कहीं ना कहीं, या तो आप रियल एस्टेट के बारे में सोचते रहिए, या फिर आप रीच जैसे ऑप्शंस को कंसीडर कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में कुछ हद तक जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर जो आप चाहते हैं वो होगा। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जैसे जैसे रीच के बारे में थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, थोड़ी और नॉलेज इन्वेस्टर्स को होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी,
तो मुझे डेफिनेटली ये उम्मीद है कि जो रीट्स जो है वो डेफिनेटली पोर्टफोलियो का हिस्सा आगे जाके बनेंगे। और मैं देख रहा हूँ, जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारे पास अभी 4 लिस्टेड रीट्स हैं, और मुझे लगता है अगले कुछ सालों में कुछ और अपने को देखने को मिलेगी। तो आगे जाके और ऑप्शंस भी मिलेंगी, और मुझे लगता है कहीं न कहीं सोच बदलेगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आगे जाके रीट जो है एक अच्छा, एक इम्पोर्टेंट रोल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे एचएनआई हो, वो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चर्चा रही आज रीट की, रियल एस्टेट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड रूट के जरिए। इस पर चर्चा करने के लिए, बारीकियां बताने के लिए हेमंत जी और मोहित, आप दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए।